हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के ऑपरेशंस देखे थे, है ना। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे कि किस तरीके से वर्क करता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे एक दूसरे टाइप का मैट्रिक्स देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं, तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास एक गिवन है, जैसे ए मैट्रिक्स ले लिया, किसी भी ऑर्डर का ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लो ये मैट्रिक्स में ले रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना है ना। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? तो सिंपली हमें करना क्या होता है कि इस वाले मैट्रिक्स में जो रो है ना, रो को मुझे कॉलम से इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? तो इसमें जो रो में एलिमेंट है उसको हमें कहां लिखना है? कॉलम में। तो पहले रो में 1 2 एलिमेंट है, तो ये कहां आ जाएगा? 1 2 एलिमेंट कॉलम में आ जाएगा। सेकेंड रो का एलिमेंट कहां जाएगा? सेकेंड कॉलम में, है ना। तो ये हमारा क्या बन गया? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसके बेस्ड पे क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं वो एक बार हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आइडिया आपको मिल गया कि ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज obtained by, transpose of a matrix is obtained by interchanging the, transpose of a matrix is obtained by interchanging the rows and columns of a given matrix, ठीक है, ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ए। तो अगर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स कैपिटल ए दिया हुआ है और मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? उसके उस मैट्रिक्स में जो भी रोज में एलिमेंट है और उसको मैं कॉलम में लिख दूंगा, है ना। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। और यहां पे हम इसके नोटेशन की बात कर लेते हैं। नोटेशन, तो नोटेशन किस तरीके से ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? तो ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले हमें कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगा, है ना। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है ना। और इसका मुझे ट्रांसपोज, मान लो मैंने ट्रांसपोज बना लिया। ट्रांसपोज कैसे बनाएंगे? रो और कॉलम को इंटरचेंज करके। तो इंटरचेंज करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स फिर से जनरेट होगा, है ना। वो पुराना वाला मैट्रिक्स नहीं रहेगा। कोई भी एलिमेंट या कुछ भी आप चेंज करते हो तो मैट्रिक्स चेंज हो जाता है ना। तो ये मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का मुझे अगर ट्रांसपोज लिखना है तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? यहाँ पे एक डैश लगाया जाता है ना। तो ए डैश मतलब क्या हो गया? कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और किसी किसी बुक में ए और यहाँ पे ऊपर में टी भी लिख दिया जाता है ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी सिंबल यूज हो सकता है, बस हमें उस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। ऑर्डर की अगर हम बात करें, ऑर्डर क्या होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का? तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n क्रॉस m है, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्योंकि हमने क्या, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n हो जाएगा, है ना। तो अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का हो जाएगा? m क्रॉस n का, अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस m का है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, जस्ट अभी हमने लिया था 1 2 3 4, ठीक है। और मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो ट्रांसपोज में कैसे लिखूंगा? ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितने का है? 2 क्रॉस 2 का है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका भी ऑर्डर कितने का होगा? 2 क्रॉस 2 का ही होगा, क्योंकि 2 और 2 को इंटरचेंज करोगे तो सेम ही रहेगा, है ना। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का ही बनेगा। लेकिन
फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है, तो जो रो में एलिमेंट है उसे मुझे कॉलम में लिखना है, तो यहाँ पे मुझे 1 2 लिखना पड़ेगा। सेकेंड रो में जो एलिमेंट है उसे हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम में, है ना। तो ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूं। मान लो मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। और कॉलम मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितने का होगा, 3 क्रॉस 1 का, है ना। ये 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर का होगा। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ये अगर 3 क्रॉस 1 का है तो बी ट्रांसपोज कितने का हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 का, है ना। और इसमें जो रो में है उसे हमें कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है ना। सेकेंड रो में कितने एलिमेंट है, सेकेंड रो में एक ही एलिमेंट है, तो सेकेंड रो वाला कहां चला जाएगा, सेकेंड कॉलम में। थर्ड रो वाला थर्ड कॉलम में, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गया। और इसका ऑर्डर कितने का हो जाएगा, 1 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसको हमने कहां पे कर दिया, रो में कर दिया। तो बस आपको रोज और कॉलम को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं सी, है ना। और सी में इस तरीके से एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। ये किस ऑर्डर का है, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। ठीक है, तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज बनाना है, तो ट्रांसपोज हम कैसे बनाएंगे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का, है ना। रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो पहले वाले में कितने एलिमेंट है, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है, तो हमें इस तीनों को कहां पे लिखना है, कॉलम में लिखना है। तो यहां पे लिखोगे तो कितना होगा, 1 2 3। दूसरे रो के एलिमेंट को दूसरे कॉलम में लिख देंगे, तो ये 4 5 6, है ना। तो इस तरीके से आपका ट्रांसपोज जनरेट हो जाता है। क्लियर है। तो अगर ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज निकालना है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन के बेसिस पे ट्रांसपोज के हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, और इन सारे प्रॉपर्टीज को आप इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो। कोई सा भी एक मैट्रिक्स ले लो और उस मैट्रिक्स के रिलेटेड आप ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जो सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ, लास्ट पहले क्लास में ये चीज हमने डिस्कस किया था, एन क्रॉस एम का। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज किस तरीके से लिखोगे आप, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपल डेफिनेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए और आई और जे आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो इसको जे आई लिखेंगे और ये ऑर्डर कितने का हो जाएगा, एम क्रॉस एन का, है ना। तो ये बस मैंने सिंपल डेफिनेशन को यूज करके लिख दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी में इसको डाल दिया। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है अगर आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो। ठीक है, दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूं, तो किसी भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकाल सकता हूं, है ना। और इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मैं फिर से ट्रांसपोज ले लूंगा। ठीक है, ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए पे, है कि नहीं। वो चीज आप चेक कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वाले में ए ट्रांसपोज कैसे बनेगा, ए ट्रांसपोज बनेगा जब आप ए का रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे और उसका फिर से इंटरचेंज करोगे तो फिर से आप ओरिजिनल मैट्रिक्स पे ही पहुंच जाएंगे, है कि नहीं। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन, फिर ये फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड में आते हैं कि मान लो कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसका हमने ट्रांसपोज लिया, तो ए ट्रांसपोज हमने उसका निकाल लिया है। ठीक है, और इस ट्रांसपोज में मान लो मैंने के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्लियर है, और इस तरीके से ले लेते हैं, ऐसे समझते हैं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स में मैंने एक स्केलर के से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मैट्रिक्स में मैंने के से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद मैं पूरे का ट्रांसपोज ले रहा हूं। ठीक ना, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं पूरे का ट्रांसपोज ले रहा हूं। तो के से मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है, के से मल्टीप्लाई होने पे ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा के, है ना। और उसका जब ट्रांसपोज लोगे तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा, लेकिन के तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई रहेगा ही, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, के को आप यहां से बाहर भी निकाल लोगे तो भी वैल्यू सेम रहेगी, यानी आप ट्रांसपोज लेने के बाद के से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे सेंस में हम बात कर सकते हैं कि के का, है ना, के को आप
पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होगा ना। यहाँ पे के क्या है, के इज अ स्केलर, के हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये वाला भी डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सब सारे जितने भी प्रॉपर्टी है ये बस आप किसी भी टाइप का एक मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लो और उसमें ये सब चीजें रख के आप वेरीफाई करके देख सकते हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है और रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। जो हमने नेक्स्ट, ये तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा था, है ना। तो ये भी एक हमारे पास ऑपरेशन था। और ऑपरेशन हमने क्या पढ़ी थी, एडिशन। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, और इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, होल ट्रांसपोज ले रहा हूं। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद मैं उसका ट्रांसपोज ले रहा हूं। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है कि आप इंडिविजुअली भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करो तो भी सेम रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज को आप क्या कर सकते हो, एडिशन अगर दिया हुआ है तो ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना। ये क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो आप ऐड करने के बाद ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड करो, सेम रिजल्ट आपको मिलेगी। ठीक है, और सेम चीज हम किसके लिए बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए भी बोल सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन, अगर आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप किसी का ट्रांसपोज लेते हो तो ये सिंपली किसके इक्वल होगा, ट्रांसपोज लेने के बाद सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो ट्रांसपोज, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ट्रांसपोज क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अलग अलग वर्क कर जाता है। ठीक है, सिंपली आप उसको अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है और नेक्स्ट जो ऑपरेशन था हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका ट्रांसपोज लेते हो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना है ना। इस वाले पार्ट में डायरेक्टली ये जो है ये दोनों पे अलग अलग नहीं जाता है, ये जो अलग अलग जाता है लेकिन किस तरीके से वर्क करता है, तो मल्टीप्लीकेशन का आप दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ट्रांसपोज ले रहे हो, ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लाई करने के बाद आप ट्रांसपोज ले रहे हो और आप अलग अलग करके करना चाह रहे हो, तो पहले आपको बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर आप ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ये चीज नहीं होती है। ठीक है ना, पहले आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, है ना, इंडिविजुअल मैट्रिक्स का तो हम ट्रांसपोज निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन में हम इसको वर्क करके देखें कि क्या मल्टीप्लीकेशन में भी सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह वर्क करेगा क्या, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह ये वर्क नहीं करता है। यहाँ पे ये पहले बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपको ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान दे के रखना है कि ये प्रॉपर्टी होती है, और मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में पर्टिकुलरली आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और ये जितने भी ऑपरेशन हमने देखे हैं उन सारे ऑपरेशन को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी आगे मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ए ले लेना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स, सिंप्लिसिटी के लिए मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा मैट्रिक्स नहीं ले रहा हूं ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह हमारा सही रहे। ठीक है, तो ये 1 2 0 1, ठीक है, मैं 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं ए, और बी एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 2 1 1 0। ठीक है, ये मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, क्लियर है, ये भी मैं 2x2 का ही मैट्रिक्स ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे ए का ट्रांसपोज निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा, रो को कॉलम में लिखना है तो 1 2 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे बी का ट्रांसपोज लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, बी का ट्रांसपोज 2 1 1 0। ठीक है, इस वाले को हमने कहां पे लिखा, कॉलम में, तो देखो 2 1 है और ये वाला 1 0 है, तो 1 0 को मैंने सेकंड कॉलम में लिखा, क्लियर है। अब अगर मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको ऑटोमेटिकली दिख रही, सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है। अब देखो सेकंड वाले में बोल रहा है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज लेता हूं, इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, ये ऑलरेडी ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का, तो इसका जो रो है वो कहां पे आ जाएगा, कॉलम में, है ना। तो देखो इसको अगर कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 1 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी आप इजीली चेक कर सकते हो
कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, एक वही ओरिजिनल मैट्रिक्स पे आप फिर से वापस चले जाओगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं एडिशन पे। ठीक है, तो अगर मैं दो मैट्रिक्स ए और बी है, इन दोनों को मैं ऐड करके ट्रांसपोज ले रहा हूं। ठीक है, तो मैं ये वाली प्रॉपर्टी चेक करने का ट्राई कर रहा हूं, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए पहले हम ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, मैट्रिक्स एडिशन आपको पता है ना। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। तो अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1 और 0 + 1 1। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसका अब ट्रांसपोज लेता हूं a प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 3, है ना, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए, है ना। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मेरे पास ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हुआ है दोनों। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या दे देगा फर्स्ट 3, 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, 2 फिर 1 के साथ और 0 फिर 1 के साथ, है ना। तो ये हमने इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है तो मुझे ये मिला है। और देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम है, यानी ये प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। चेक कर सकते हो, सेम इसी मेथड से आप ये वाली प्रॉपर्टी आप खुद से चेक करना, a माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये आप खुद से चेक करो। हमें क्या करना है, पहले a माइनस बी कैलकुलेट करना है, तो पहले a और b मैट्रिक्स पता है, a माइनस बी कैलकुलेट करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो। और ट्रांसपोज ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, इन दोनों को माइनस करके देखो कि क्या वो चीजें सेम आ रही है या नहीं, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप खुद से चेक कर सकते हो, कोई सा भी एक नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर आप उसका ट्रांसपोज लो, तो ये सेकंड थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है आप खुद से चेक कर पाओगे। मेन जो इंपॉर्टेंट है ये सिक्स्थ वाला, कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो वो उसके इक्वल होता है कि नहीं। तो नेक्स्ट वाले इस वाले प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी बोल रही है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और इसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेना है, तो क्या ये वाला मैट्रिक्स क्या इसके इक्वल होगा या नहीं, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी था, ए मैट्रिक्स हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ए मैट्रिक्स 1 2 0, ठीक है, 1 2 0 1। और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 1 0, ये हमारे पास 2 1 1 0। ठीक है, ये हमने दो मैट्रिक्स ले रखा है। अब अगर हम इस दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लो, तो हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, a इंटू बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और पहले इंडिविजुअली इन दोनों का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 1 2 0 1 और बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 1 1 0। ठीक है, अब मैं इस वाले प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड के लिए पहले हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए और बी मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 2 0 1। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको याद होगा कि हम कैसे करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, रो का कॉलम से मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि ये चीजें आपस में क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी मेरा 2 क्रॉस 2 का ही होने वाला है। तो पहला एलिमेंट मेरा कहां से मिलेगा, पहला एलिमेंट हमारा मिलेगा जब हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू 1 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 4, है ना। नेक्स्ट 1 को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड एलिमेंट मिलेगा मुझे, तो कितना आ जाएगा ये 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 0 1। थर्ड वाले में नेक्स्ट नीचे वाले के लिए हमें सेकेंड रो लेना पड़ेगा, है ना, तो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 1। ठीक है, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना दे देगा 0 इंटू 0
0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, तो ये वाला एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। और अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरा 4 1 1 0। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने इंटरचेंज किया लेकिन आपको दोनों चीजें सेम दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पे देखो इसको इंटरचेंज करके मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको इंटरचेंज करके हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि एलिमेंट इस तरीके से है कि आपको मैट्रिक्स सेम टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये ए ट्रांसपोज बी होगा या बी ट्रांसपोज ए होगा, है ना। ए ट्रांसपोज बी होगा या बी ट्रांसपोज ए होगा। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं 1021, ये ए ट्रांसपोज है और ये बी ट्रांसपोज है 2110, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पहला एलिमेंट 1 इंटू 2 2 और 0 इंटू 2 0, है ना। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गया, दूसरा एलिमेंट 1 हो जाएगा, यहां से करोगे तो 4 + 1 5 दे देगा और ये 2 दे देगा, ठीक है। और बी ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी कितना है 0 1 1 0, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 1 के साथ, ठीक है। ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, फर्स्ट एलिमेंट कितना, रो कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 इंटू 2 4, है ना। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे फिर 0, ठीक है। तो ये देखो हमने दोनों कैलकुलेट किया, तो देखो ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ये इस वाले के इक्वल आ रहा है, यानी ये किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, ठीक है। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के ये इक्वल नहीं है, दिख रहा है क्या। इसका मतलब जो आप मल्टीप्लीकेशन का अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो हमेशा वो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलत करोगे तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वहां पे जब आप ये चीज करोगे और खुद वेरीफाई करके देखोगे तो ये चीजें आपको समझ में आएगी कि किस तरीके से हम इसको लिखना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के मैट्रिक्स डिफाइन होते हैं इसी ट्रांसपोज के बेसिस पे, जिसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसी ट्रांसपोज के बेसिस पे हमारे पास मैट्रिक्स डिफाइन हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप का मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरे टाइप का मैट्रिक्स है, दोनों को मैं आसपास लिख रहा हूं ताकि आप दोनों का डिफरेंस समझ सको कि ये दोनों मैट्रिक्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और दूसरा मैट्रिक्स कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाम ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये नाम से ही इसको बोला जाता है, तो इस नाम, अगर ये नाम बोला जाता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि किस टाइप के मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है वो चीज देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डेफिनेशन लिख लो पहले। तो डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be symmetric matrix, is said to be symmetric if, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, A इक्वल टू क्या होना चाहिए, A ट्रांसपोज होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो A मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, क्लियर है। A इक्वल टू A ट्रांसपोज अगर होगा तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर है। और सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन लिख लेते हैं यहीं पे। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, ये भी है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी है कि ये किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे और अगर ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो दोनों क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लोगे तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, है ना, और दोनों मैट्रिक्स फिर इक्वल नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए डिफाइन हो पाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम इसको सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पढ़ते हैं। दूसरे मैट्रिक्स के लिए आप खुद से ट्राई करके देखना कि क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है ना, तो दूसरे मैट्रिक्स के लिए ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी सेम वही डेफिनेशन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be a square matrix A is said to be skew symmetric. A square matrix A is said to be skew symmetric if A इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस टाइम्स A ट्रांसपोज। ठीक है, तो अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और A इक्वल टू A ट्रांसपोज के माइनस टाइम्स के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं, नहीं, जरूरी नहीं है ना। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा तब वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, है ना। हर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो है या नहीं है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा। कोई भी मैट्रिक्स अगर ए मुझे दे दे और उसका हम ट्रांसपोज पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, उसका ट्रांसपोज चेक करना है ना। तो फॉर, ये लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स, फॉर एनी गिवन मैट्रिक्स कैपिटल ए, है ना, फाइंड इट्स ट्रांसपोज, है ना, फाइंड इट्स ट्रांसपोज इफ, फाइंड इट्स ट्रांसपोज, है ना। और ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आता है तो हम इस केस में इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए इज कॉल्ड, कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इफ ए इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज देन A is called, A is called skew symmetric, है ना, A is called skew symmetric। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं हो, है ना, तो अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं आता है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो अब हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई एक मैट्रिक्स दे दे, है ना, कोई भी हमें एक मैट्रिक्स लिख के दे दे नंबर्स के टर्म में या किसी फंक्शन के टर्म में, तो हम कैसे पता करेंगे, मतलब कि विदाउट उसको सॉल्व किए हुए, ये एक मेथड तो है ही, ठीक ना। तो इस मेथड से तो आप उसको चेक कर ही सकते हो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि विदाउट हम मैट्रिक्स को सॉल्व किए हुए सिर्फ हम मैट्रिक्स को देख के बता पाए कि क्या वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा ये हम कैसे पता करेंगे, तो पहली चीज वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, है ना। तो पहला कंडीशन तो यही है कि आप चेक करो कि क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो फर्स्ट सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं सिमेट्रिक के लिए आपको चेक करके दिखा देता हूं कि आपका मैट्रिक्स किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो इस फॉर्मेट में दिखाई पड़ता है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं ए एक जनरल मैट्रिक्स ले रहा हूं, ठीक है, ए एक जनरल मैट्रिक्स में ले रहा हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 और A33। ठीक है, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया और इसी मैट्रिक्स का मुझे ट्रांसपोज कैलकुलेट करना होगा, है ना, तो इसका मैं ट्रांसपोज भी लिख दे रहा हूं यहीं पे। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A11, A12, A13, ए का जो रो में है उसको हम कहां पे लिख देंगे, कॉलम में लिख देंगे, A21, A22, A23, A31,
A32 A33, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिख दिया, ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स को आप इक्वल कर दो, है ना। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं A इक्वल टू A ट्रांसपोज, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं A मैट्रिक्स लिखूंगा। तो A मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे, है ना। तो ये पहले हम A मैट्रिक्स को लिखते हैं और फिर यहां पे दूसरे मैट्रिक्स को लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया A मैट्रिक्स, क्लियर है। ये हमारा हो गया A मैट्रिक्स, और ये किसके इक्वल होगा, ये मैट्रिक्स इक्वल होगा A ट्रांसपोज के, है ना। तो हम यहाँ पे A ट्रांसपोज भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, A मैट्रिक्स लिखा और A मैट्रिक्स के साथ A ट्रांसपोज लिखा। तो ये हमारे A मैट्रिक्स की वैल्यू है, ये हमारा A ट्रांसपोज मैट्रिक्स की वैल्यू है, क्लियर है। और ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो यहां से क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहां से कंडीशन होगा कि 1-1 पोजीशन का एलिमेंट 1-1 पोजीशन के इक्वल होगा, है कि नहीं। तो यहां से देखो A11 इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, A11, ठीक है। A12 किसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, A21 के, है ना। तो A12 इक्वल टू A21, और सिमिलरली A13 किसके इक्वल होगा, A31 के। तो A13 इक्वल टू A31, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने इक्वेट करके निकाला। सेकेंड से निकालोगे तो क्या आएगा, A21 किसके इक्वल होगा, A12 के। तो यहां पे देखो ये वाला कंडीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होगा, सेकेंड कंडीशन हो जाएगा A22 किसके इक्वल होगा, A22 के। तो ये चीज भी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना, क्योंकि ये दोनों सेम एलिमेंट ऑलरेडी हमें दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखो डायगोनल के एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, डायगोनल एलिमेंट सबके लिए सेम है। तो ये A33 इक्वल टू A33, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, A23 किसके इक्वल होगा, A32 के, है ना। तो इस वाले एलिमेंट को लिख लेते हैं A23 इक्वल टू A32, ठीक है। और A31 किसके इक्वल होगा, A31 A13 के इक्वल होगा, ये हम ऑलरेडी यहां पे लिख चुके हैं, ठीक है। A32 किसके इक्वल होगा, A23 के, ये भी हम यहां पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जो इस फॉर्मेट का होगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए देखो डायगोनल एलिमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही है कि नहीं। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें ये रिलेशन होना चाहिए। मैंने किस मैट्रिक्स के लिए आपको शो करके दिखाया, 3x3 मैट्रिक्स के लिए दिखाया, ठीक है। तो 3x3 जो हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स ले रखा था, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, ये वाला मैट्रिक्स था, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में देखो ए मैट्रिक्स जो था ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। और इस मैट्रिक्स के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है ना। इस मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन कंडीशन में क्या है, A11 यानी डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन A12 किसके इक्वल होना चाहिए, A21 के, यानी ये दोनों एलिमेंट आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे एक दूसरे टाइप का मैट्रिक्स लिख रहा हूं ABCD के टर्म में, ठीक है। तो डायगोनल पे आप कोई सा भी एलिमेंट डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लो मैं ये एलिमेंट लिखता हूं ABCDEFGHI, और अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा क्या, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये बी एलिमेंट है तो यहां पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बी एलिमेंट ही होना चाहिए, नहीं है। इस पोजीशन और इस पोजीशन के एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए, क्लियर हो रहा है। ये हमारे पास ये कंडीशन आ गई। A13 किसके इक्वल होना चाहिए, A31 के, ठीक है। तो A13 कहां पे है, A13 मेरे पास यहां पे है और A31 यहां पे है, यानी ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। यानी C यहां पे है तो यहां पे भी मेरे पास क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, ठीक है।
और सिमिलरली A23 किसके इक्वल होना चाहिए, A32 के। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे मेरे पास F है तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स को अब आप डायरेक्टली देख के पता कर सकते हो कि क्या वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। कैसे पता करेंगे, सिंपली आपको देखना है कि डायगोनल के एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको आप डायरेक्टली सिंपली देख के पता कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, इस केस में आपको ट्रांसपोज निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख पाओगे। ठीक है, तो ये 3x3 के लिए था। अगर मैं 2x2 का मैट्रिक्स ले लेता, जैसे मान लो मैंने ए बी सी डी ले लिया, तो क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा। डायगोनल पे कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए, है ना। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने 3x3 को निकाल के दिखा दिया, ये मैंने 2x2 को निकाल के दिखा दिया। जनरली आपको यही दो टाइप के मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे। 4x4 का बहुत रेयर मिलता है, तो आप 4x4 के लिए भी कंडीशन निकाल सकते हो। लेकिन ये दो कंडीशन अगर आपको ध्यान है तो आप डायरेक्टली सिमेट्रिक चेक कर सकते हो कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट इस टाइप का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता हूं मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख के कैसे पता करोगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए मैं यहां पे लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए ट्रांसपोज। नहीं है, ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए ट्रांसपोज। यानी हमें ए मैट्रिक्स मैंने यही सेम वही ऊपर वाला ही मैंने कॉपी कर लिया है, और ए ट्रांसपोज मैंने इसका निकाल लिया। ठीक है, और ये कंडीशन किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज के, है कि नहीं। तो बस हम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये किसका कंडीशन है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा एसक्यू सिमेट्रिक का कंडीशन है। नहीं है, एसक्यू सिमेट्रिक कंडीशन। यानी अगर एक तरफ मैंने ए लिखा है तो यहाँ पे मुझे माइनस ए लिखना पड़ेगा, है ना। और आपको ध्यान होगा कि जब हम माइनस ए लिखते हैं तो क्या होता है, हर एक एलिमेंट माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारा एलिमेंट मेरा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। क्या होगा, ये सारा एलिमेंट हमारा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई की, और फिर से ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी हमें स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी, A11 इक्वल टू माइनस टाइम्स A11, है कि नहीं। A11 इक्वल टू माइनस टाइम्स A1, और A11 इक्वल टू माइनस टाइम्स A11 है, तो इसको हम इस तरफ लेके जा सकते हैं, तो ट्वाइस A11 इक्वल टू 0 हो गया। यानी यहां से कंडीशन क्या आ गई, A11 इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या। सिमिलरली A22 की बात करें तो A22 किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स A22 के, है ना। तो A22 इक्वल टू माइनस टाइम्स A22, तो यहां से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाला एलिमेंट 0 हो गया। और सिमिलरली A33 इक्वल टू माइनस टाइम्स A33, तो यहां से भी मेरे पास कंडीशन आ जाएगी A33 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, A11 किसके इक्वल होगा, माइनस टाइम्स A12 के, है ना। तो यहां पे मेरे पास कंडीशन आ जाएगी A12 इक्वल टू माइनस टाइम्स A21। दूसरा कंडीशन A13 इक्वल टू माइनस टाइम्स A31, और थर्ड कंडीशन A23 इक्वल टू माइनस टाइम्स A32। ठीक है, जैसे उसमें पीछे वाले में हम लोगों ने कंपेयर किया था एलिमेंट वाइज, बाकी आप यहाँ पे भी कंपेयर करोगे तो कुछ चीजें रिपीट होगी। रिपीट होने के बाद फाइनल चीजें आपके पास ये कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन को अगर मैं फिर से अपने ओरिजिनल ए मैट्रिक्स में पुट करके देखता हूं कि क्या ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा या कब बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं फिर से वही मैट्रिक्स लिख लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। ठीक है,
ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखो A11 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। और सिमिलरली, है ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि ये एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो ये यानी डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, है ना। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ले लूं ABCD के टर्म में, ठीक है, तो यहां से आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। ABCDEFGHI, ठीक है। मैं 3x3 का मैट्रिक्स फिर से लेके आपको शो करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे पहली चीज हमें क्या कंडीशन आ रही है कि डायगोनल पे कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। डायगोनल पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? सिर्फ 0 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 हो गए, है ना। तो ये 3 कंडीशन तो मेरा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो A12 किसके इक्वल होना चाहिए? A12 माइनस टाइम्स A21 के, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो एलिमेंट है दोनों में क्या होना चाहिए? माइनस का फर्क होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे B लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का B लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे अगर मेरे पास C है तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का C लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मेरा पास F है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? माइनस का F लिखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ये मेरा क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन जनरल आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप विदाउट, है ना, विदाउट कंडीशन को चेक किए हुए आप बस मैट्रिक्स को देख के, है ना, आप बता सकते हो कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक है ना। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे दे तो आप डायरेक्टली देख के बता पाओगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, है ना। तो, है ना, तो हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं? जस्ट बाय लुकिंग एट द मैट्रिक्स we can tell whether given matrix is symmetric और skew symmetric, है ना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम कैसे विदाउट देख के हम डायरेक्टली कैसे पता करेंगे? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस तरीके का होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस फॉर्मेट का होगा, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? ये इस फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से यहां पे लिख देता हूं। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमिलरली में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी देख के सिंपली बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? तो सेम चीज मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया है ताकि आप दोनों को एक साथ देखो तो पता चल जाए, ठीक है। तो यहां पे देखो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पे कोई सा भी एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये रिलेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। ये एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो लेकिन इक्वल हो, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल के एलिमेंट ऑलवेज 0 होने चाहिए, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होगा, अगर नहीं होगा डायगोनल के एलिमेंट 0 तो वो स्क्यू सिमेट्रिक फिर नहीं बन पाएगा। लेकिन सिर्फ डायगोनल के ही कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा भी आपके पास क्या होना चाहिए? इस एलिमेंट में माइनस का फर्क होना चाहिए, इस एलिमेंट में माइनस का फर्क होना चाहिए और इस एलिमेंट में माइनस का फर्क होना चाहिए। क्लियर है क्या? है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो मैट्रिक्स को विदाउट कैलकुलेशन किए हुए आप चेक कर सकते हो कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है ना। बस आप क्वेश्चन को देख के बता पाओगे कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे कि मान लो कि मुझे एक एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो जैसे मुझे किसी ने एक मैट्रिक्स ए दे दिया, मान लो ये लिख के दे दिया 2 3 3 2, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि देखो डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये एलिमेंट देखो आपस में इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को हम कौन सा बोल सकते हैं? ये हमारा
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। विदाउट हमने कंडीशन चेक नहीं किया। यहाँ पे आप अगर कंडीशन चेक करोगे तो A इक्वल टू A ट्रांसपोज आएगा ही, है ना, क्योंकि एलिमेंट इस तरीके से एडजस्ट है, वो हमने ऑलरेडी देख रखा है ना। सिमिलरली अगर मैं 3x3 का कोई मैट्रिक्स लेता हूं इस तरीके से, है ना, 1 5 6 5 3 2 6 2 4, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? हाँ होगा। डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी है ना, अगर मैं यहाँ पे 0 भी डाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये इस वाले में कंडीशन मेरा देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये सारे एलिमेंट आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स में काउंट होगा, है ना। तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स ले लेता हूं बी, ठीक है, इस टाइप का 0 0 1 -1, तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन ये कौन सा मैट्रिक्स है, एस्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे पता चला? डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होने चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट में देखो माइनस का फर्क है। ठीक है, माइनस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नीचे में ही माइनस हो, एक दूसरे में माइनस टाइम्स का फर्क होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो -1 है और ये +1 है, तो दोनों में -1 का फर्क है, माइनस टाइम्स का फर्क है। वैसे ही मैं दूसरा एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3x3 का, है ना। तो अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ आपको -4 2 0 3, है ना, 4 -3 0, तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? नहीं होगा सिमेट्रिक, वो तो आपको दिख रहा है। एस्क्यू सिमेट्रिक हो या नहीं होगा? एस्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट सेम है, जबकि क्या होना चाहिए, दोनों में माइनस टाइम का फर्क होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखा होता तो ये फिर क्या बन जाता, तब हम इसको एस्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते थे, है ना। अब ये एस्क्यू सिमेट्रिक क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट तो 0 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे देखो कितने का फर्क है, माइनस टाइम का फर्क है। यहाँ पे देखो इस एलिमेंट और इस एलिमेंट में कितने का फर्क है, माइनस का फर्क है। और इस एलिमेंट में और इस एलिमेंट में कितने का फर्क है, माइनस का फर्क है ना। तो विदाउट हम कंडीशन चेक किए हुए, और इन दोनों मैट्रिक्स में अगर आप कंडीशन चेक करोगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स बी ट्रांसपोज जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले में ये दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि विदाउट कोई कंडीशन चेक किए हुए बस हम क्वेश्चन को देख के बता पाए कि वो सिमेट्रिक है या एस्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पर्टिकुलरली सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी में एक चीज आता है कि, है ना, एक बुक में थ्योरम करके लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन ही हम इसको बना लेते हैं, है ना। तो इसमें हमें चेक करने के लिए बोला है, चेक वेदर, और चेक नहीं, इसको हम लोग प्रूफ ही करते हैं। ठीक है, प्रूव दैट, नेक्स्ट लिख लो, प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपके बुक में थ्योरम करके लिखा हुआ है, तो उसको आप बुक से भी आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली इसको प्रूफ करते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज टाइप का जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि A प्लस A ट्रांसपोज मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, है ना। तो A प्लस A ट्रांसपोज की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलता है, तो ये मैट्रिक्स को हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक ना, तो एक्चुअली में हमें प्रूव करना है कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है ना। और क्योंकि हमने इसको B एज्यूम कर लिया तो हम B को चेक कर सकते हैं कि B हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि B हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमारा काम बन जाएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता है ना। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। किसका ट्रांसपोज निकालेंगे, B का ट्रांसपोज। और B किसके इक्वल है, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है, बी किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालना होगा,
है ना, बस बी की जगह पे यहाँ पुट कर दिया। और हमें पता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्रांसपोज एडिशन में अलग अलग सेपरेट हो जाता है ना, क्या हो जाता है, ए एडिशन में ए ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, ये ट्रांसपोज इसके ए पे आ जाएगा, तो ये क्या दे देगा, ए ट्रांसपोज प्लस ये ट्रांसपोज इस पे आएगा, तो ये क्या दे देगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्क कर जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें फिर से क्या दे देगा, ए ही दे देगा, है ना। तो देखो बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। और ये बी और बी ट्रांसपोज को दोनों को देखो, क्या ये दोनों चीजें डिफरेंट है या सेम है, दोनों चीजें सेम है ना, क्योंकि एडिशन में ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखो, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही बात होता है। ये हमने प्रॉपर्टी में देखा था। यानी हम यहां से क्या बोल सकते हैं, B इक्वल टू बी ट्रांसपोज, है ना, B इक्वल टू बी ट्रांसपोज। और B ही हमने किसको एज्यूम किया था, A प्लस ए ट्रांसपोज को, यानी B हमारा क्या है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, B इज सिमेट्रिक, है ना, B हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और B सिमेट्रिक है और B ही किसके इक्वल है, A प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। तो A प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, है ना। और यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, है ना। तो देखो हमें यही चीज यहाँ पे प्रूफ करना, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरे मैट्रिक्स के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक नया मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो इसको मैं सी मान लेता हूं, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, एसक्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज को एसक्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो हम सी को, क्योंकि हमने इसको सी के इक्वल मान लिया, तो हम सी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो सी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए या सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो पहले हम सी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं, तो सी ट्रांसपोज लिखा और सी की वैल्यू कर दी, तो ये क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ट्रांसपोज सेम उसी तरीके से वर्क करता है, तो ये ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी में देखा हुआ है जस्ट अभी ऊपर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज माइनस ए, है ना। और इससे अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूं, तो ये देखो क्या बन जाएगा, माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स सी, ठीक है। तो देखो सी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स सी के इक्वल आ गया, है ना। ए, इस दोनों में रिलेशन देखो, है ना, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि C इक्वल टू माइनस टाइम्स सी ट्रांसपोज है, और C इक्वल टू, है ना, C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स सी है, तो C हमारा क्या हो जाएगा, C इज एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, एस्क्यू सिमेट्रिक। और C अगर एस्क्यू सिमेट्रिक है, तो A माइनस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, इज एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये भी क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हो कि A प्लस ए ट्रांसपोज किसी भी फॉर्मेट का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। बस यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए कि A क्या होना चाहिए, A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है ट्रांसपोज, याद होगा आपको, ट्रांसपोज नहीं, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक सिर्फ किसके लिए निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ट्रांसपोज आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो वो किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा हमें क्या देगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें हमेशा क्या देगा, स्क्यू सिमेट्रिक देगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ हो गया जो हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है एलिमेंट वाइज, एलिमेंट अगर हमें मेंशन किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैट्रिक्स में सिर्फ इस तरीके से लिख के दे दिया, एलिमेंट नहीं दिया हुआ, तो हमें प्रॉपर्टी फिर यूज करनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी, यही वाली प्रॉपर्टी, कि अगर ट्रांसपोज इक्वल है और या ट्रांसपोज माइनस टाइम्स है ना, तो हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट इसी में एक और प्रॉपर्टी है ना, और एक और थ्योरम है जो बुक में आपको लिखा हुआ है, बुक में आप उसको देखोगे, है ना। तो वो थ्योरम एक लिख लेते हैं और उसको हम लोग पॉइंट बना के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलता है
कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, और फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, फोर हटा देते हैं, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, skew symmetric matrix। ठीक है, इसके बेसिस पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं एक्सरसाइज में, तो वो आप वहां पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे ये चीज हो रहा है। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स ए है उसको आप सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हो ऑलवेज। ठीक है, तो यहां पे मान लो कि मैं कोई एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं, तो ये बोल रहा है कि इस मैट्रिक्स ए को आप ऑलवेज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो ए को मैं क्या कर रहा हूं, हाफ टाइम्स ट्वाइस ए लिखा जा सकता है कि नहीं, हाफ टाइम्स ट्वाइस ए लिखा जा सकता है। ठीक है, और इस ट्वाइस ए को मैं क्या कर रहा हूं, इस बड़े ब्रैकेट में ए प्लस ए लिख रहा हूं, ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ए को हमने क्या किया, ट्वाइस ए लिखा और ए को हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया, और दोनों से मैं क्या कर रहा हूं, एक में मैं ट्रांसपोज ऐड कर दे रहा हूं और एक में मैं ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अभी भी देखो ये अभी भी ए के ही इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम ए को क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ये जस्ट अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो यानी ये कंप्लीटली हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक पार्ट हो गया, और इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है ना। ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ए मैट्रिक्स को हमने क्या किया है, ए मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ब्रेक करके ऑलवेज इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चंस बुक में दिए हुए हैं जहां पे वो आपको एक मैट्रिक्स दे देता है और बोलता है कि आप इसको सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके मुझे बताओ क्या होगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, और यहां पे बी उसने डिफाइन कर रखा है। मान लो मैं यहां पे 2x2 का ले लेता हूं, है ना, 1 2 3 4, 3x3 का भी ले सकते हो आप, है ना, 4x4 का भी ले सकते हो। यहां पे मैं 2x2 का ले रहा हूं, बुक में आपको 3x3 का मैट्रिक्स भी मिलेगा, है ना, तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को, अगर मुझे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, तो यहां पे देखो यही वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक ना, तो यहां पे जो हमें मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ टाइम्स बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स बी माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक ना, तो हमें सिंपली करना क्या है, बी मैट्रिक्स तो हमें दिया हुआ है, तो बी मैट्रिक्स से 1 2 3 4। ठीक है, मैं इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लूंगा, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, b प्लस बी ट्रांसपोज और b माइनस बी ट्रांसपोज, है ना।
तो पहले आप बी प्लस बी ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लो। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपली दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड करोगे तो कितना होगा? 1 + 1 2, 2 + 3 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 8, है ना। तो देखो ये मैट्रिक्स सेम उसी तरीके से है, ये दोनों एलिमेंट देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और B माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? देखो B माइनस बी ट्रांसपोज से पहला एलिमेंट 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने देखा था कि डायगोनल के एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 आ रहा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट माइनस का आ रहा है। तो ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स को हम देख के बता पा रहे हैं कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। लेकिन बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी नहीं है ना। हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में, है ना। तो हमने यहाँ पे बी प्लस बी ट्रांसपोज और बी माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लिया, और यहां से अगर मैं हाफ ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालूं तो हाफ क्या हो जाएगा? हर एक एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 5/2 5/2 एंड 4। सिमिलरली बी हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज अगर निकालते हैं, हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज हम क्यों निकाल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? बी हाफ ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज हमने क्यों निकाला? क्योंकि यहां पे देखो कि हमने बी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके साथ हाफ ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, इसलिए हमने ये चीज कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब देखो जो मेरा बी मैट्रिक्स है, बी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूं 1 5/2 5/2 4 प्लस 0 माइनस हाफ हाफ एंड 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। तो देखो जो गिवन मैट्रिक्स बी था हमारा, ये गिवन मैट्रिक्स बी, इस मैट्रिक्स को हमने ब्रेक कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में, तो यही वैल्यू किसके इक्वल थी? 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमारा बी मैट्रिक्स था। तो कोई भी मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हमारे पास था, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। तो और लेकिन ये मैट्रिक्स अपने आप में सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो मैट्रिक्स के सम में, जिसमें से एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक का है और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक का है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो आपको, है ना। तो यहां से आप ये चीज देख सकते हो कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको 3x3 के लिए चेक करना होगा, है ना। तो जितने भी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, है ना, और ट्रांसपोज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे अब आप एक्सरसाइज 3.3 आप कंप्लीट कर सकते हो, है ना। यहां के बाद आप क्या कर सकते हो? 3.3 कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका ये 3.3 में, है ना, 3.3 में आपके पास 10-11 क्वेश्चन है, 11-12 क्वेश्चन है, तो ये आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कल आपका संडे भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप संडे को आराम से ये सब चीज कंप्लीट करो, और पहले वाले पार्ट भी आप क्या करो? रिवाइज करते रहो, ठीक है। जितना आप रिवाइज करोगे चीजें आपको उतनी ज्यादा क्लियर होगी, है ना, कि आप कैसे उस चीज को समझ सकते हो कि ये चीजें कैसे वर्क कर रही है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आप एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करना, और 3 है ना 3.1 एंड 3.2 आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो उसको भी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और थ्योरी वाला पार्ट आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ऑपरेशन सीखेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स में हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं और कौन कौन सा ऑपरेशन वैलिड है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब छोड़ के बाकी के लिए हमें देखना है कि कौन सा उसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे,
ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग इनवर्स निकालना, कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। इनवर्स के लिए हमने बोला था कि वो एक अलग से चैप्टर है, तो इनवर्स हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला पार्ट देखा था, वहां पे हमने इनवर्स क्या होता है वो हमने निकालना नहीं सीखा था, ठीक है। हमने बताया था कि इनवर्स होता है, लेकिन कैसे निकलता है वो चीज हमने वहां पे नहीं देखा था, उसको हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करना। एक और चीज आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स में कौन कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल है ना। तो मैट्रिक्स में कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, लेकिन डिवीजन कोई ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट वैलिड, है ना, नॉट वैलिड इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स के टर्म में कभी भी आपको मैट्रिक्स का डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यही तीन, इसलिए यही तीन ऑपरेशन आपको बताया गया, ठीक ना। सेम लॉजिक इसके लिए भी वही है, क्योंकि मैट्रिक्स डिवीजन का कोई मतलब नहीं होता। हम एलिमेंट को एलिमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को कलेक्शन ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए हम मैट्रिक्स डिवीजन नहीं पढ़ते हैं। तो कभी भी आपको एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड होता हुआ नहीं दिखेगा, है ना। ये मैट्रिक्स क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, नॉट वैलिड है। कभी भी आपको इस तरीके का ऑपरेशन देखने को नहीं मिलेगा। आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, ऐसा ऑपरेशन मिल सकता है, सब्ट्रैक्शन का मिल सकता है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मिल सकता है। तो ये सारे ऑपरेशन वैलिड है, लेकिन ये ऑपरेशन क्या है, वैलिड नहीं है। तो इसलिए आपको कभी मैट्रिक्स डिवीजन नहीं पढ़ना है, और कभी वो देखने को भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी हम आगे की क्लास में और भी चीजें पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के बारे में और क्या क्या चीजें होती है। जो मेन इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स का वो है इनवर्स का कैलकुलेशन, तो उसके लिए हमें ये ट्रांसपोज वगैरह की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, ठीक है। और एक और टाइप का है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में आगे से कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।